नमस्कार दोस्तों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर से आनंद कुमार जी हैं। आनंद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने बात की थी नवादा की। जी, नवादा में 80 झोपड़ियां जला दी गईं, लेकिन उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि उसमें जूस नहीं था, दर्शकों, रस नहीं था। रस इसलिए नहीं था कि दलितों के बीच की बात थी आपसी। और इस मुल्क का अजब निज़ाम हो गया है कि अगर कहीं अपराध होता है और उसमें एक पक्ष अगर हिंदू मुसलमान टाइप मामला न हो, या फिर कम से कम या अधिक से अधिक अगर उसमें अगड़ा पिछड़ा इस सब की आग न लगे, हालांकि लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन आग भड़की नहीं और बहुत मजा नहीं आया। इस पर बहुत चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से सरेशाम वहां गोलियां चली, एक व्यक्ति आता है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, बेखौफ, बेलगाम, उसने हमें जंगल राज की याद दिलाई। और जंगल राज कहते हैं 1990 से 2005 तक के बिहार को। और ये हमारी बात कही हुई नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने तत्कालीन निजाम के बारे में कहा था कि यह शासन नहीं चल रहा है, ये जंगल राज है। हम फिर से कुछ पन्ने खोलेंगे जो हमने 3 बार पहले भी खोले हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं बिहार के जंगल राज पर, और वो तीनों सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप उनको देखिए और समझिए, और यह भी समझिए कि हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी न तो लालू प्रसाद यादव से है, न तेजस्वी यादव से है, किसी से भी नहीं है। लेकिन आरजेडी आरजेडी के टाइप के जो दल हैं और उनके जो पुरोधा हैं, उन्होंने बिहार को किस तरह बर्बाद किया, किस तरह बिहार एक शर्म का बायस बन गया, वो दिल्ली जाने वाले या मुंबई जाने वाले लोगों से कभी पूछिए। खासतौर से दिल्ली में डीटीसी की बसों में जिस तरह से ए बिहारी कह के हमें दौड़ाया जाता था। अब तो खैर बिहारियों ने वहां कब्जा ही कर लिया है, 60% से ज्यादा हो गए हैं, तो बिहारी तो अब वहां की राजनीति को तय कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी बिहार की ही देन है, अगर हम लोग कहें तो बुरा नहीं होगा। बहरहाल, मामला फिर से बिहार के राज पर, और पर हम बात करेंगे आनंद कुमार जी से, क्योंकि आनंद कुमार ने इस पर काफी रिसर्च की है, बहुत लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। आनंद जी, कैसे जी। शुरुआत करें, कहाँ से इसको ट्रेस करेंगे? देखिए, अगर हम लोग बिहार में जो राजनीति का अपराधीकरण था, उसे अगर हम लोग ट्रेस करना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को सीधे आज़ादी जिस समय भारत को मिली थी, उस समय के दौर में जाना पड़ेगा। 1947 से हम लोग बात शुरू कर सकते हैं, और 1947 से जब हम लोग बात करेंगे, तब हम लोग उन कारणों को देख सकते हैं, जिन कारणों से बिहार में ये जो अपराधीकरण होने की जो प्रवृत्ति रही है, अपराधी को महिमा मंडित करने की जो प्रवृत्ति रही है, वो क्यों बनी या क्यों पैदा हो गई, वहां से हमें इसे समझना शुरू करना पड़ेगा। अब ये ऐसे मुद्दों में से एक होता है जिस पर बहुत कम लिखा पढ़ा गया है। 1992 में विकास कुमार झा की एक किताब आई थी, बिहार राजनीति का अपराधीकरण। अगर उस किताब को हम लोग छोड़ दें, तो 1992 से, मतलब कम से कम पिछले 3 दशकों से इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। पिछले 3 दशकों में जो हुआ है बिहार का, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। पिछले 3 दशकों की किताबों की अगर आप बात करें, तो किताबें भी आपको नहीं मिलेंगी। एक और मजेदार चीज जो इस पिछले 3 दशकों की आपको दिखाई देगी, इस पिछले 3 दशक में बिहार से लाइब्रेरी जो होती थी, पुस्तकालय जो होते थे, वो समाप्त हो गए। सिर्फ नीतीश कुमार के राज की बात करें तो 536 के लगभग पुस्तकालय थे जो कि बंद हो चुके हैं। अब उनमें से केवल 19 बचे हुए हैं जो कि सरकारी सहायता से चलते हैं। अगर हम लोग पटना शहर की बात करें, तो पटना शहर में आप पाएंगे कि एक सिन्हा लाइब्रेरी बची है, और एक जो अशोक राजपथ में होती है, वो लाइब्रेरी बची हुई है। तो अगर पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें, तो यही 2 लाइब्रेरी बची हुई है। अब आप कहेंगे कि लाइब्रेरी का जंगल राज से क्या लेना देना, तो जंगल राज से लाइब्रेरी का लेना देना ये है कि जैसे ही आप किसी विषय पर शोध करना बंद कर देते हैं, उस विषय पर लिखना बंद कर देते हैं, उस विषय पर बोलना बंद कर देते हैं, तो फिर पब्लिक का ध्यान भी उस मुद्दे पर नहीं जाता कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो पब्लिक को खुद ही याद नहीं कि पिछले 30 साल में, सिर्फ पिछले 30 साल में उसके साथ क्या हुआ है। अगर ये जो लाइब्रेरी की कमी हो गई, इसकी बात करें कि इससे क्या हुआ, तो देखिए कि अखबार, अगर हम लोग चाहें कि अखबारों में जिन घटनाओं का जिक्र था, सबसे ज्यादा जो रिसर्च होता है वो अखबारों की न्यूज के जरिए ही होता है कि भैया अखबार में उस दिन ये छपा था,
तो इसका मतलब नेताजी ने उससे एक दिन पहले ये बयान दिया था। तो अगर आप अखबार ढूंढने जाएंगे तो बिहार की किसी लाइब्रेरी में आपको 1990 से पहले के अखबार नहीं मिलेंगे। अगर आप सिन्हा लाइब्रेरी में जाएंगे तो 3 ही लोग वहां अभी नौकरी कर ही रहे होते हैं, वहां से किताबें आपको नहीं मिलेंगी। एक जो गांधी मैदान में गांधी संग्रहालय है, वहां 1990 से लेकर उसके आगे के अखबार आपको मिल जाएंगे, जो कि मामूली सी कीमत देने पर आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो वहां खुदा से आप बख्श देख सकते हैं लाइब्रेरी शो का के। क्या हाल है? खुदा बख्श खुदा लाइब्रेरी का बख्श क्या हाल है? खुदा बख्श लाइब्रेरी, देखिए खुदा बख्श लाइब्रेरी जो थी वो है अशोक राजपथ में, जिस लाइब्रेरी का जिक्र हमने किया वो खुदा बख्श लाइब्रेरी की ही बात की थी हमने। लेकिन वो मुख्यतः जो है वो एक धार्मिक, एक मजहबी, एक खास मजहब के विषय को वो टारगेट करती है, एक खास भाषा यानी कि उर्दू को वो टारगेट करती है। अब उर्दू के साथ समस्या ये है कि बिहार में 60% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अब अगर 60% 70% लोग पढ़े लिखे ही हैं तो उनमें से फिर जो आप देखेंगे 10% 12% लोग वो ऐसे हैं जो कि उर्दू पढ़ सकते हैं, और पूरे बिहार में उनके लिए अगर एक लाइब्रेरी होती भी है तो उसका होना और ना होना एक ही बात है। तो उर्दू की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक आप खुदा बख्श लाइब्रेरी को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी अंग्रेजी की किताबों की बात कर रहे हैं तो जो उपलब्धता होनी चाहिए, और बिहार गरीब राज्य है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, छात्र सभी किताबें खरीद नहीं सकते। अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, जो बिहार में बड़े गर्व से कहा जाता है अरे हम सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देते हैं, तो सच्चाई असल में ये है कि वो जो बिहार के आईएएस आईपीएस हैं, जो जिनके नाम पे कहा जाता है कि बिहार आईएएस आईपीएस देता है, वो असल में बिहार के नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल के जमाने में ही बिहार छोड़ दिया था। इंटरमीडिएट उन्होंने कहीं बाहर से किया, यानी +2 जो होता है वो कहीं बाहर से किया, ग्रेजुएशन कहीं बाहर से किया। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे भले उनके बिहार लिखा हुआ हो, लेकिन एक बार अगर आप उनके कॉलेज के सर्टिफिकेट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी असल में ये बिहारी नहीं है। जी और आनंद फिर जी। वो जब पोस्टिंग लेगा तो भी बिहार नहीं लेगा। जी तो वापस आनंद जी। जंगल राज पे। आनंद जी, आपने जी, और हमने, खैर आपने कहा 60% लोग पढ़े लिखे हैं, मैं मान लेता हूं, क्योंकि हमारे देश में सरकारी आंकड़ा है, मानने के जो सिवाय कोई चारा नहीं। साक्षरता का जो साक्षरता का मतलब है वो क म ला लिखने वाले लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं, तो उस जी, हिसाब जी। से 60% है। असल में कितने हैं वो दर्शक आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए, और उसका कोई उसके लिए कोई। आसपास के किसी भी गांव में जाकर के 10 लोगों को अपना नाम लिखने कह दीजिए ना, नाम लिखते देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपना नाम लिखने के अलावा इसे बाकी के जो अक्षर होते हैं, वर्णमाला के बाकी के जो अक्षर होते हैं, इसे वो तक नहीं पता है। तो वो जो नाम वैसे लिखेगा उसको देखते ही पता चल जाएगा। वैसे बिहार के पास ये भी खासियत है कि ठीक ऐसी ही पढ़ी लिखी महिला को हमने अपने सिर पर बिठाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, तो हम जी। बिहारी बहुत महान हैं। बहरहाल, हमने बात की थी एक आईएएस ऑफिसर की, जंगल राज के किस्सों में। हमने बात जी। की एक युगल की जिनकी लाश बरामद हुई थी गराज से। हमने बात की 2 शादियों की। इस बार आप कौन सा किस्सा ऐसा सुनाने वाले हैं? और ये इस बार किस्सा नहीं हम है, दर्शकों शुरुआत से श्रोताओं याद रखिए, ये बिहार की कराह है, बिहार की चीखें। आनंद जी। इस बार जो किस्से हम शुरू कर रहे हैं वो किस्से हैं दरअसल पुलिसिया दमन के। सरकार में जो कांग्रेस हुआ करती थी 1947 के दौर में, उसके दमन की, उसकी इंटरनल राजनीति की, और उसने जो बिहार के लोगों के साथ किया उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और इस मामले में आपको डॉक्टर दिनेश मिश्र जो बाढ़ के विषय में लिखते हैं, उनकी एक किताब में एक वाक्य आता है जिसमें जो वक्ता है, मतलब जिससे डॉक्टर दिनेश मिश्र बात कर रहे थे गाँव में, वो बात जब कर रहे थे तो वो ग्रामीण उनको बताता है कि देखिए पुलिस जो है, सरकार भले ब्रिटिश से जो है भारतीय हो गई, लेकिन पुलिस जो है वो वही रही। तो वो जो दमन करने की आदत पुलिस की थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया भारत की आजादी से, भारत के आजाद होने से। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कांग्रेस की इंटरनल राजनीति और इनकी वजह से जो अपराधीकरण शुरू हुआ था उसकी बात करते हैं। और इस पे बात करनी होगी हम लोगों को, तो हम लोगों को याद आती है प्रोफेसर अब्दुल बारी की। प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे वो बेतिया के थे, और 1946-47 के दौर में वो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं तो आपको समझ में आएगा ही कि वो जो है कोई बहुत मामूली आदमी तो थे नहीं। तो अब जो झारखंड हो गया है
उस झारखंड के हजारीबाग के आसपास कहीं से वो लौट के पटना की तरफ आ रहे थे, कार से आ रहे थे, और वो बड़े ही गरीब आदमी थे, मतलब पुराने दौर के कांग्रेसी जैसे सचमुच वाले कांग्रेसी होते थे, अपने लिए कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं की, वैसे वाले व्यक्ति थे। तो वो लौट के पटना आ रहे थे, और पटना इसलिए आ रहे थे क्योंकि अगले दिन जो गांधी जी थे उनका पटना आने का प्लान था, और पटना आने का जो आयोजन था उसकी व्यवस्था वगैरह करने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे वो पटना आ रहे थे। कार से आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस चेकिंग के नाम पर कार को रोका गया। पुलिस चेकिंग के नाम पर कार को जब रोका गया और इनसे कहा गया कि भैया कार से उतरो, हमें कार की तलाशी लेनी है, तो इन्होंने बताया कि भाई मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं, और पुलिस की वर्दी में थे वहां लोग। तो इन्होंने जब बताया कांग्रेस का मैं बिहार समिति का अध्यक्ष हूं, तो ये इतने विख्यात आदमी थे कि इनका चेहरा ना पहचानते हो पुलिसकर्मी या स्थानीय लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। 1946 के दौर में इनका रसूख इतना था कि भले लोग गांधी जी की बात नहीं सुन रहे थे, जो दंगा वगैरह हो रहा था 47 के बंटवारे के टाइम पर, उस समय लोग गांधी जी की बात नहीं सुन रहे थे 1946 में, 1947 में, लेकिन अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी की जो बात थे वो बिहार के लोग उस समय भी सुन रहे थे। तो इतने विख्यात ये व्यक्ति थे, और इनको कार से उतारा गया, और इन्होंने जब बहस की कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे देर हो रही है और तुमने मुझे रोक रखा है, तो इस बात पर किसी तथाकथित पुलिसकर्मी ने इन्हें गोली मार दी, इनकी मौत हो गई। तो ये 1947 की घटना है, मार्च 1947 की घटना है, और कांग्रेस की समिति का अध्यक्ष मारा जाता है। उस समय बिहार में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकारें होती थी उस समय, और सबके सब लोग उन्हें जानते थे। विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब 1930 से लेकर के 1946 का दौर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब सभी आंदोलनों में उनकी भागीदारी थी। उनकी मौत हो जाती है, और उसकी जांच और सब कुछ जो होता है, उस सब के बावजूद किसी को कभी कोई सजा नहीं हुई। किसने गोली मारी उन्हें, वो सचमुच पुलिसकर्मी था भी या नहीं, या पुलिस ने ही गोली मार दी उन्हें और पुलिसकर्मी को सजा होनी चाहिए थी, तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ। ये 1947 का दौर था। तो 1947 के दौर में ये घटना हो जाती है, और अब्दुल बारी का क्या होता है कि वो तो खुद तो गुजर जाते हैं, परिवार के लिए गरीबी छोड़ जाते हैं। तो बेतिया में जो बेतिया राज होता है, बेतिया राज से 200 एकड़ जमीन जो मिलने वाली थी, मतलब उसकी जमीन को जमींदारी सिस्टम से हटा करके जो सभी लोगों में बांटा जाना था, उस प्रक्रिया में 200 एकड़ जमीन इनके परिवार को दी जाएगी, ऐसा कहा गया था, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। इस घटना का और अभी का ताल्लुक ये है कि अभी तुरंत, अभी मतलब आज की तारीख में अगर हम लोग बिहार की बात करें, तो आज की तारीख में बिहार में बेतिया में इस बात के लिए बेतिया पूरा आंदोलित है, क्योंकि जो बेतिया राज की जमीन है उस पर बंटवारा अभी फिर से शुरू हो रहा है, और वो खींचतान अभी बेतिया में चल रही है। भूमि विवाद की बात हम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि भूमि विवाद से जुड़ा ही एक मामला अरुण यादव का था। अरुण यादव आरा के पास के क्षेत्र से विधायक होते हैं, भोजपुर जिले में ये पड़ेगा, और अगियाव नाम का एक गांव है, वहां पर कुछ समय पहले दलितों की कुछ बस्तियों को आग लगा दी गई थी, कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी उसमें, और वो जमीन खाली करवा ली गई। इस तरह बस्तियों को आग लगा दी गई, तो उसके बाद फिर थोड़े दिन हंगामा मचा कि दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई है। तो ये राजद के विधायक हुआ करते थे, और इनके ऊपर आरोप आया कि आग इन्होंने ही लगवाई है, लोग ऐसा कहते रहे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इन अरुण यादव का जो एक बड़ा सा बंगला होता है वो उस इलाके पे बना हुआ है, बड़ी सी कोठी हवेली उस इलाके पे नजर आएगी। दलितों का क्या हुआ, जिनकी झोपड़ियां जल गई थी, जिनकी मौत हो गई, वो कुछ नहीं पता। बिल्कुल सिमिलर एक मिलती जुलती घटना अभी हो गई है, जिसके बारे में आपने कहा कि इस घटना में कोई रस नहीं था। रस क्यों नहीं था? क्योंकि भैया गौतम पासवान जो थे वो उस बस्ती के नेता थे जो जिस बस्ती को आग लगाई गई, और नंदू पासवान जो था वो विरोधी खेमे का एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है जिसने ये हमला और इस वारदात को अंजाम दिया। तो नंदू पासवान ने माझी समुदाय की झोपड़ी को आग लगा दी। दोनों एससी बिरादरी से ही आते हैं, तो इस मामले में कोई रस किसी को मिला नहीं। तो ये मामला आया गया हो गया, एक दिन बीता है, और एक दिन के बाद आपको इसको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। सिमिलर ये जो जमीन से जुड़े हुए मामले थे, तो इससे आप जोड़ लीजिए कि अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी
1947 मार्च में जो मारे जाते हैं उससे कैसे ये जुड़ता है, और 1947 से अभी तक जमीन का जो बंटवारा था वो बिहार में कभी हुआ नहीं। और आज की तारीख में जो सबसे अधिक हत्याएं बिहार में जो होती हैं, बिहार में जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें से सबसे अधिक हत्याएं, मतलब अधिकांश हत्याएं जो होती हैं वो जमीन विवाद से जुड़े हुए मामलों में ही होती है। तो अपराधीकरण जो हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो अब्दुल बारी जी के मरने से और इन सारी घटनाओं से जोड़ करके आप देख सकते हैं। जी। और दर्शकों, इन अब्दुल बारी को आप अब्दुल बारी सिद्दीकी से कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी राजद के बड़े नेता हैं और जी उनके भी बिल्कुल। बहुचर्चित बयान हैं। उन्होंने अपने पुत्रों के बारे में यह बयान दिया था कि मैं उनको विदेश से आने को नहीं कहता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है। लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं या थे। अभी फिलहाल थोड़ी बहुत उठापटक चल रही है क्योंकि नया खून आया है। तेजस्वी यादव के इसमें बहुत सारे पुराने ओल्ड गार्ड्स जो हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों और श्रोताओं, ये पूरी कहानी आपको लगेगी कि हम लोग कहां से कहां ले जाते हैं और कैसे, क्योंकि बिहार एक एनिग्मा जो है, और इसको कई बार मजाक में जो कहा जाता है कि बिहार एक स्टेट नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है या एक विचार है, एक विचारधारा है। उस सब के अलावा बिहार में जिस तरह राजनीति का अपराधीकरण हुआ वह 47 से भले शुरू हुआ, लेकिन 1990 तक आते आते उसको स्थापित कर दिया गया। सत्ता और प्रशासन और अपराध, ये तीन जो अलग अलग स्तंभ होते थे या तीन अलग चीजें जो होती थी, इन सब का घालमेल हो गया। कौन अपराधी है, कौन नेता है, कौन सांसद है, कौन विधायक है, ये सब डिफरेंस लालू प्रसाद यादव ने मिटा दिया। उनकी पार्टी में जो उनके दाएं और बाएं हाथ थे, साधु यादव और सुभाष यादव, इनके कारनामों पर हम लगातार बात करेंगे। वैसे इस पर एक बार बात हम कर चुके हैं जब साधु यादव ने अपना डीएनए देने से मना कर दिया था। क्यों किया था वह आपको इसी डिस्क्रिप्शन में वह पूरी कहानी मिलेगी। और मुख्यमंत्री आवास में लूटी गई कारें अगर बरामद होने लगे तो उस राज्य के बारे में क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए, उस राज्य के अपराधीकरण के बारे में, राजनीति के बारे में क्या कहा जाए, यह आप लोगों पर छोड़ता हूं मैं। आनंद जी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम लोग दर्शकों से विदा लें। कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं, ये जो पुलिस का ये जो दमन चक्र था इसके बारे में हम एक वाक्य और जोड़ना चाहेंगे। देखिए, पुलिसिया दमन चक्र के बारे में इसलिए बात करनी जरूरी हो जाती है क्योंकि इनसे ही जनता में जो असंतोष था या सत्ता और सरकार के प्रति जो अविश्वास की भावना थी वो बढ़ती है। तो जैसे इसके लिए हम लोग जो दो घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, एक था 1955 का गोलीकांड और एक था 1967 का गोलीकांड। तो 1955 वाला जो गोलीकांड था, इसमें बीएन कॉलेज के छात्र चाहते थे कि छात्रों को बस की सुविधा जो है वो मुफ्त में दी जाए, और इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे और उस पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। एक व्यक्ति इसमें मारे गए थे और उसके बाद जो है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने कई बयान दिए और केंद्र से कुछ लोगों को जो है बिहार भेजा गया, जो आईएएस अफसर वगैरह होते हैं उन लोगों को। उस समय तो आईएएस नहीं, मतलब आईसीएस ऑफिसर से आईएएस ऑफिसर बने थे वो। तो वैसे लोगों को बिहार भेजा गया और वही बाद में राज्यपाल भी हुए कुछ राज्यों के। तो ये 1955 में ये घटना हो जाती है कि छात्रों पर गोली चला दी जाती है और छात्रों को अचानक लगने लगता है कि सरकार जो बदली, नई सरकार जो आई, भारत जो स्वतंत्र हुआ, तो 1955 के दौर में ही उन्हें महसूस होने लगता है कि सरकार आई तो है और बदली तो है, भारतीय लोग तो आए हैं, लेकिन सिर्फ हमने गोरे साहबों को हटा के भूरे साहबों को बिठा दिया है। 1967 वाला जो गोलीकांड था, 1967 वाला गोलीकांड जिस समय होता है उस समय जेपी जमशेदपुर में थे और पटना में गोलीकांड होता है, और पटना में गांधी मैदान के पास ही दोबारा जब ये गोलीकांड होता है तो इसमें पुलिस ने 75 राउंड गोलियां चलाई थी। 75 राउंड गोलियां चलाना, आप मतलब समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी रही होगी जिसके ऊपर 75 राउंड गोलियां चलानी पड़ी पुलिस को। तो उस दौर में 75 राउंड गोलियां चलती है, कई लोग मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ों की बात छोड़ दें, 75 गोलियां अगर 303 जैसे राइफल से चली थी तो कितने लोगों की मौतें हुई होंगी ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़े जो हैं वो उसे आधा चौथाई करके बताते होंगे, तो विश्वास कर लिया जाए कि चलिए 30-35 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन
सच्चाई क्या है वो हम लोग भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों गोलीकांडों के बाद जनता का विश्वास जो होता है वो पुलिस और प्रशासन पर से उठना शुरू हो जाता है। और चूंकि 1967 जेपी का दौर था, तो आप समझ सकते हैं कि जेपी आंदोलन जिस समय तक परवान चढ़ा होगा उस समय तक स्थितियां कितनी बदल गई होंगी। विशेषकर कॉलेज विश्वविद्यालयों में, बिहार के जो विश्वविद्यालय थे उसमें छात्रों का भरोसा सरकार पर कितना रह गया होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इससे हम लोग बात आगे जब बिहार की जब बात हम लोग करेंगे, तो अगली बार हम लोग फिर से जब बात करेंगे तो बिहार राजनीति के अपराधीकरण में ये जो छात्र जो घुसने लगे और युवा जो उसमें पथभ्रष्ट होने लगे उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तारीखें आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इतिहास की घटनाएं हैं, तो आसानी से आपको गूगल सर्च में भी मिल जाएंगी। कोशिश कीजिए एक बार पढ़ के देखिए कि क्या कैसे हुआ था। और बिहार के इस दौर की जब हम बात करते हैं, जब पुलिस में इस तरह के तत्व घुसे थे, तो अभी हमें ओडिशा में एक भयावह घटना की खबर मिली है। कल परसों की घटना है जब वहां पुलिस ने एक आर्मी के ऑफिसर की मंगेतर की पिटाई की, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसके साथ बदसलूकी की। तो पुलिस नहीं बदली है। और आनंद भाई, मुझे जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू नेहरू से सबसे ज्यादा शिकायत रहती है कि उस व्यक्ति ने, जिसके पास एक भरा पूरा देश मिला था पूरे बदलाव के लिए, उस व्यक्ति ने कुछ बदला ही नहीं, बस तारीख बदली और माउंटबेटन की जगह नेहरू बैठे, अन्यथा इस देश में कुछ नहीं बदला। मुझे बड़ी खुशी होती है जब प्रधानमंत्री मोदी न्यायिक सुधारों की बात करते हैं लाल किले से, या फिर सीजेआई के सामने, या फिर जब वह पुरातन आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लाते हैं, बहुत सारे कालबाह्य कानूनों को बदलते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह पुलिस सुधार के तरफ भी सोचेंगे, क्योंकि पुलिस की ओवरहॉलिंग अगर नहीं की गई तो राजनीति का अपराधीकरण कभी नहीं बचेगा। और देखिए आनंद भाई की इस मुस्कान का राज हम लोग राज रहने देंगे, अभी नहीं बोलेंगे। फिलहाल दर्शकों, आप व्यालोक वाणी को अपना स्नेह देते रहें, प्रेम देते रहें। और प्लीज, इस पर मुझे कई लोगों ने शिकायत की है, आनंद भाई आप भी बोल दीजिएगा कि भाई आप लोग आते हैं, बात करते हैं और ये आपका एक तरह से घमंड दिखाता है। तो कोई घमंड नहीं है भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। आनंद भाई आप भी बोल दीजिए। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चर्चा में शामिल हो। नीचे कमेंट्स में काफी जगह होती है, आपको जो घटनाएं पता हैं जिनके बारे में हम लोग बात नहीं की या जिनकी चर्चा आप सुनना चाहेंगे उनके बारे में जिक्र जरूर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी हम लोगों को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।